कि भारतीय जनता पार्टी करीब 5 सीटें या 4 सीटें ले जा सकती है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इतनी ही सीटें ले जाएगी। ये कहा जाता है कि नवीन जिंदल जी मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र का जनमानस इस बात को महसूस भी कर रहा है। हम इंडिया गठबंधन की बात करें, सुशील गुप्ता है, हम बीजेपी की बात करें, नवीन जिंदल है, और इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो अभय सिंह चौटाला है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिलहाल वैसे तो चुनाव अभी चलना शुरू हुआ है क्योंकि लंबा चुनाव है इस बार और करीब 2 पार्टियों का अभी यहाँ उम्मीदवार उतरा नहीं है। जेजेपी का नहीं आया, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी भी अपना कोई उम्मीदवार उतार दे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो लंबे समय से कुरुक्षेत्र में है। जब से इंडिया गठबंधन ने एक तरह से घोषणा की थी सीट की और आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दी थी सुशील गुप्ता को, तब से वो एक तरह से लोगों के बीच में है। तो फिलहाल यही लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं, लोगों के बीच में ज्यादा जा रहे हैं। और अभी नवीन जिंदल ये समझो कि 1 दिन 2 दिन पहले ज्यादा अभी लौटे हैं एक तरह से। तो किस तरह से उनका प्रचार रहता है, लोगों में किस तरह की एक तरह से भावनाएं उठ करके आती हैं, तब पता चलेगा। और अभय चौटाला जी की जहां बात की आपने, वो भी 2-3 बार आ चुके हैं, उनका एक पैक्ट वोट बैंक है, वो उनको जरूर मिलेगा। तो फिलहाल ये स्थिति है। तो फिलहाल के जो मौजूदा हालात है, जितने भी कैंडिडेट, आप कैसे देखते हैं? देखिए नैन साहब, मैं तो बिल्कुल साफ साफ आपको बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जिसकी धार्मिक दृष्टि से तो बहुत महत्व है, परंतु राजनीति में भी इस स्थान का बहुत बड़ा मुकाम रहा है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर का या जीर्णोद्धार अगर कहें तो स्वर्गीय गुलजार नंदा जी ने किया था। उस समय ये कैथल लोकसभा के अंतर्गत आता था और वो 2 बार यहाँ के सांसद रहे हैं। और था तो वो दुर्भाग्य की बात, वो 2 बार ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे देश के। नेहरू जी की मौत के बाद, शास्त्री जी की मौत के बाद उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। तो कुरुक्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से उस बात का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इनकम्बेंसी बोर्ड अगर आप देखोगे 2 बार कुरुक्षेत्र के सांसद का नाम वहां लिखा हुआ है। नंदा जी ने इस शहर को, अगर उसके नवनिर्माण की बात करते हो, बहुत कुछ दिया और उस तरह के राजनेता अब नहीं है। आज की अगर आप बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र के इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा 1977 में बनी पहली बार और 1977 में यहाँ से जनता पार्टी के सरदार रघुबीर सिंह सांसद बने थे। उसके बाद के अगर चुनावों को आप देखते हैं, 1980 का चुनाव, 84 का चुनाव, 91 और 96, फिर 2000, सारी अगर आप देखते हो तो ये जो क्षेत्र है यहाँ कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के सांसद बनते रहे 2014 से पहले। 2014 में जरूर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार सैनी, जो नारायणगढ़ के विधायक थे, उनको ला करके खड़ा किया और लोगों ने बदलाव के लिए, क्योंकि सैनी समाज को का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पहले भी रहा है, चाहे वो मनोहर लाल सैनी सांसद बने हो या कैलाशो सैनी यहाँ से सांसद बनी हो। स्थानीय सांसद की अगर आप बात करोगे तो स्थानीय सांसद केवल कैलाशो सैनी यहाँ से जीती हैं। हमेशा कोई ना कोई बाहर से आता है। अभी भी सर वही हाल है। अगर हम 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, नवीन जिंदल वो बाहर से हैं, सुशील गुप्ता है वो बाहर से है, अभय सिंह चौटाला वो बाहर से, अभी वही स्थिति है। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि 2004 में नवीन जिंदल जी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आए। उससे पहले उनके पिताजी यहाँ सांसद थे और वो जब सांसद बने थे ओम प्रकाश जिंदल जी, तो वो हरियाणा विकास पार्टी के सांसद थे। उसके बाद कांग्रेस की टिकट लेकर के जब नवीन जिंदल आए तो उनका मुकाबला भी इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह से था। तो इस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो नवीन जिंदल और अभय सिंह यादव 2004 में आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। और उसके बाद के चुनाव में भी अगर आप 9 में भी बात करेंगे, 9 के चुनाव में यहाँ अशोक अरोड़ा जी जब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनका मुकाबला नवीन जिंदल से हुआ और हमेशा ही इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का मुकाबला बनता रहा। उसके बाद जब 14 का चुनाव आया तो 14 के चुनाव में भी इंडियन नेशनल लोकदल के बलबीर सैनी दूसरे नंबर पर थे और कांग्रेस के नवीन जिंदल तीसरे नंबर पर जी, और राजकुमार सिंह सांसद बने। 19 का चुनाव नवीन जिंदल जी ने नहीं लड़ा। उसके बाद अगर आप 19 की बात करते हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो यहाँ से सांसद बने और उनके मुकाबले में अगर बात करेंगे आप तो कांग्रेस के निर्मल सिंह जी और इंडियन नेशनल लोकदल के अर्जुन चौटाला यहाँ प्रत्याशी थे। तो अब जो प्रत्याशी आपने बताया 3 प्रत्याशी हैं। अब
जो पार्टियां अपने प्रचार में बातों को लेकर के आती हैं, ये कहा जाता है कि नवीन जिंदल जी मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, और कुरुक्षेत्र का जनमानस इस बात को महसूस भी कर रहा है, क्योंकि एक दिन पहले भी जिस दिन उनका घोषित हुआ भारतीय जनता पार्टी का टिकट, तो उससे पहले दिन भी यहाँ के लोगों की बहुत बात हुई। तो उन्होंने कहा मैं कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे 2014 में तीसरे नंबर पे रखा था और मैं कुरुक्षेत्र में आना भी नहीं चाहता। तो शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी। कुरुक्षेत्र की हमने पूरी गंभीरता से बात करी। अगर मैं मोटी मोटी 10 की 10 लोकसभा सीटों की बात करूं, हर एक पार्टी, हम चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें, नेलो की बात करें, 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। कुरुक्षेत्र के अलावा यानी कि हम पूरे हरियाणा की 10 की 10 बात करें, हालांकि कुछ पार्टियों की तो टिकट अभी आई नहीं, कुछ कैंडिडेट आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल आपको क्या लग रहा है, एक मोटा मोटा आंकलन पूरे हरियाणा का? नहीं, आकलन क्या मतलब, आप सीटें कितनी ले जाएगा कोई 10 में से, जैसे मान लो आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं कि 10 में से इतनी बोले जा सकती है, एक मोटा मोटा आंकलन? देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की भी टिकटें आई नहीं है, हाँ। इसलिए ज्यादा कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है, जो जिस तरह के सर्वे है, जिस तरह के लोगों में चर्चा है, कि भारतीय जनता पार्टी करीब 5 सीटें या 4 सीटें ले जा सकती है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इतनी ही सीटें ले जाएगी। कांग्रेस इस बार मुकाबले में है, अगर टिकटें सही बढ़ती हैं, जो टिकटों का एक तरह से आ रहा है कि इन लोगों को टिकटें मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं 5 या 6 जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी सीटें यहाँ से ले जा सकती है। मतलब वो स्थिति नहीं है कि मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार, वैसे हालात नहीं है इस बार। नहीं, इस बार इस तरह की नहीं है। लोगों में इस बात को लेकर के काफी रोष है, जिस तरह का वातावरण देश में बना हुआ है, खास तौर से ईडी को लेके, नए नए कैंडिडेट को लेकर के, जो बातें पहले थी मोदी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है। लोगों के बीच में एक तरह से उनका जो वो नेक्सस था, वो एक तरह से जो उनकी छवि थी, टूट रही है। इस तरह की स्थिति है। ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी टिकटें ठीक ढंग से बांटती है, कुरुक्षेत्र की टिकट को बड़ा ठीक माना जा रहा है, गठबंधन की जो टिकट है इसको बड़ा ये माना जाए, अगर नहीं भी जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में हल्के कैंडिडेट नहीं कह सकते इनको। तो अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी टिकटें देती है तो कहीं ना कहीं मुकाबले में रहेगी। हाँ, अगर उनको 6 भी नहीं मिलेंगी तो 5-5 सीटें जरूर मिलेंगी उनको। जी बिल्कुल, बात सर आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रेम सिंह जी थे हमारे साथ, प्रेमचंद जी और रणदीप रोड जी, तो पूरी की पूरी बात बताई कि जिस तरीके से अगर आखिर बीजेपी को इतना ही भरोसा था कि ये 400 पार होने वाले हैं, अगर मोदी की गारंटी भी इतना ही भरोसा था, तो इतने सारे कैंडिडेट ऐन वक्त पर बाहर से इनको क्यों लाने पड़े? आखिर जो बीजेपी के जो नेता थे उन पर भरोसा क्यों नहीं जताया, उनको टिकट देकर मैदान में क्यों नहीं उतारा? आखिर क्यों चुनाव लड़वाने के लिए बाहर से ऐन वक्त पर कई तरीके से जो घुमा फिरा कर जो है नेताओं को ज्वाइन करवाया? तो आखिर सीधा सीधा, जैसे दोनों पत्रकारों ने, दोनों वरिष्ठ साथियों ने बताया कि जो हरियाणा में पिछली बार जो 75 पार का नारा था, ठीक वैसा ही नारा 400 पार का है। जैसे वो खोखला साबित हुआ था, उसी तरीके का जिस तरीके के लोगों के रुझान आ रहे हैं, तो 400 पार का नारा भी जो हो इस बार खोखला साबित हो सकता है। और सीधा सीधा जैसे उन्होंने बताया कि 10 सीटों में क्या कुछ स्थिति है, वो सारी की सारी बात आपको बताई। तो दोनों मेरे वरिष्ठ साथियों का आपको विश्लेषण जो है कैसा लगा, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दे कि कौन सी सीट पर आखिर कौन सी पार्टी जो है वो जीत रही है।